कि यहाँ चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपया महीना में पढ़ता था सब, आज हम 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। ये एक बिहार की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश होती है। तो जाति सर्वे का रिपोर्टवा को डस्टबिन में डाल दीजिए, क्रेडिट भी लेते हैं और उसका डेटा को सही मानते भी नहीं है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि चुरा लिए, ये नहीं बोले भाई बताइए। बिहार में कानून व्यवस्था पूर्णिया में ठीक है, यहाँ के एमपी को लॉरेंसे बिश्नोई गैंग धमकी देता है, ये नहीं बोलेंगे हम। माई बहन योजना है, सबके लिए लागू करने की बात थी चुनाव के पहले झारखंड में, और ज्यों ही सरकार बना तो बैरियर लगा दिया उसमें। सीमांचल कॉन्क्लेव 2025 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपने कई नेताओं को सुना, सीमांचल के विकास की बात सुनी। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार जी हैं, हम इनसे जानेंगे सीमांचल के विकास में सरकार के स्तर से जेडीयू की क्या रणनीति है, सरकार क्या कुछ करना चाहती है आगामी आने वाले समय में। नीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पटना से चल करके पूर्णिया पहुंचे हैं, पूर्णिया के विकास की बात, सीमांचल के विकास की बात करने। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार 2005 से है, 2025 होने को हैं, इन 20 सालों में सीमांचल के विकास के लिए सरकार ने क्या कुछ किए? कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 24 नवंबर 2005 में सरकार में आए और केवल एक ही मूल मंत्र रखा, विकास। और विकास का पैमाना अलग अलग, एक आधारभूत संरचना का निर्माण, दूसरा मानव विकास सूचकांक। बिल्कुल। तो ये सीमांचल का इलाका है। एक परसेप्शन इसके बारे में बनाया गया कि यहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, जबकि 2011 की जनगणना की रिपोर्ट जब आप देखेंगे तो उस रिपोर्ट में स्पष्ट है कि मुसलमान की जनसंख्या कहां बढ़ी है? मधेपुरा और खगड़िया में। तो एक मिसपरसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सीमांचल के इलाका की जो क्षमता थी, उस क्षमता का विकास करना। तब इससे बड़ा पैमाना क्या होगा कि यहाँ चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपया महीना में पढ़ता था सब, आज हम 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, नर्सिंग फ्री, 1 पैसा किसी को नहीं लगता है, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चल रहा है, और वक्फ विकास बोर्ड के तहत 110 करोड़, संभवतः हमको उतना स्मरण नहीं है डेटा। और आप देखिएगा कि उसका बिल्डिंग जब देखिएगा तो वहाँ शानदार बिल्डिंग है, वहाँ मैरिज कॉम्प्लेक्स है, हॉस्टल है, वहाँ पर मल्टीपर्पस बिल्डिंग उसको कहते हैं। तो जो अब तो खैर उड़ाने भरने वाला है, अब तो उड़ान भरेगा, पूर्णिया से उड़ान भरेगा तो पूरे सीमांचल से लेके कोसी के इलाकों को लाभ मिलेगा। अब मेहनत करने का जरूरत है। पहले कितना देर में पूर्णिया जाते से पटना, आज विकास किया सीमांचल का भी, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन इसी सीमांचल किशनगंज पूर्णिया। नहीं, यह सही है, लेकिन यह जाति सर्वे का क्रेडिट तो सब लेते हैं। तो जरा जाति सर्वे का डेटा लोग निकाल के पढ़ लें। जो भाषण देते हैं ना, तो उनसे पूछिए कि 92.5% लोग आज गांव और शहर में रहते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये जाति सर्वे का रिपोर्ट बोलता है। पलायन किसका सबसे ज्यादा हुआ है राज्य में? 5.53% हुआ है अपर कास्ट का पलायन। चूंकि उस दौर में जो आतंक का राज था, तो जो लोग गए सेटल हो गए वहां, उसके बाद उनकी वापसी हुई है। 3.30% ही बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं जो बाहर हैं। अच्छा, बाहर क्यों नहीं? और अब बिहार में कितने लोग बाहर के हैं? जरा इस डेटा को भी लोग को देखना चाहिए। माइग्रेशन तो देखता है, लेकिन रिवर्स माइग्रेशन को लोग देखता ही नहीं है। भाई, बिहार के अंदर में आज के डेट में 15 लाख से कुछ ज्यादा लोग दूसरे राज्य के रह रहे हैं। तो कौन ऐसा राज्य होगा जहां का लोग बाहर नहीं नौकरी करता? केरला के अंदर भी करता है नौकरी। लेकिन यहाँ के लोग, या पूरे बिहार की बात कर लें, सिर्फ रोजी रोटी के लिए लोग जाते हैं, ऐसा नहीं कोई बड़ी नौकरी के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब पेट भरने के लिए, परिवार चलाने के लिए लोग पलायन। मैं बता रहा हूं ना, इसका 2 कारण समझिए। एक, जो आतंक राज में जिन लोग यहां से गए, तो बहुत लोग वहीं बस गए। अब इसी पूर्णिया शहर का
हम नहीं जानते, हम पूर्णिया दूसरी बार आए। इस पूर्णिया शहर में को आप देखिएगा कि जिस समय वो आतंक राज के समय लोग यहाँ आकर के जमीन खरीद के घर बना लिए, अब वो वापस गांव नहीं जा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में सबको याद गांव आ गया था। ये माइग्रेशन किस बात का होता है चर्चा, बार बार इस बात की चर्चा होती। अरे भाई देश सबका है, क्यों नहीं जाएगा? आप हरियाणा से लाके राज्यसभा बना दीजिएगा, ये माइग्रेशन नहीं है। दिल्ली में अपने संपत्ति खरीद लीजिएगा, वो माइग्रेशन नहीं है, वो आर्थिक पलायन है कि नहीं? अपना बेटा बेटी को आप दिल्ली बंबई में पढ़ाने के लिए चल जाइए, लेकिन 2 जून के अवसर के लिए अगर जा रहा है तो 94.2% अभी मेरे मोबाइल में डेटा है हुआ, तो गांव में लोग कैसे रह रहा है शहर में? इतना कौन राज्य में माइग्रेशन नहीं होगा? चाहे यूपी चल जाइए, बंगाल चल जाइए, 6% 7% तो लोग बाहर रहेंगे ही। ये एक बिहार की नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश होती है। तो जाति सर्वे का रिपोर्टवा को डस्टबिन में डाल दीजिए, क्रेडिट भी लेते हैं और उसका डेटा को सही मानते भी नहीं है। लेकिन आप 20 साल से बिहार की सरकार में है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है ना कि सीमांचल के कई ऐसे जिले हैं जहां गरीबी है, बेरोजगारी है और वहां कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, गरीबी और बेरोजगारी या जनसंख्या का घनत्व और जमीन पर अधिभार, ये दोनों देखना चाहिए। आज के डेट में कोई गरीब का बेटा यह कह सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए? तो नीतीश कुमार जी ने तो उसको प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तक की सुविधा दे दी। और निजीकरण के दौर में मैं पूरे चुनौती के साथ कहता हूं कि देश में ऐसा कोई राज्य बता दे जहां 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही हो, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ रहा हो, एवरेज 500 रुपया में मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। और कितना अधिभार सरकार पर पड़ता होगा उसका? सरकार पर समझिए वेतन, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका मेंटेनेंस से लेके सब। तो मानव विकास सूचकांक अगर बेहतर बनाना, अशिक्षा को बेहतर करना है तो राइट टू एजुकेशन को लागू करिएगा कि नहीं? या जानिए विवेका जी, सवर्ण आयोग की रिपोर्ट है और वह रिपोर्ट कहता है, 2012 में वह रिपोर्ट पब्लिश हुआ, उस रिपोर्ट में है कि 19%, छोड़ दीजिए बैकवर्ड कम्युनिटी, मोस्ट बैकवर्ड और दलित का, 19% राजपूत समुदाय के बच्चे विद्यालय नहीं जाते थे, 17% भूमिहार नहीं जाते थे, 26% ब्राह्मण नहीं जाते थे, 6% कायस्थ नहीं जाते थे। और शेख सैयद पठान का भी वही स्थिति था। क्या कारण था? एक तो लोगों को भरोसा नहीं था कि हमारे बच्चे जाएंगे तो सुरक्षित लौट जाएंगे। दूसरा, स्कूल का जो यूनिट था वो दूर दूर में था। अब हर पंचायत में स्कूल बन गया। अब तुरंत कोई कहेगा कि क्यों नहीं पूरे हाईली वेल इक्विप्ड हो गया, तो घर 2 दिन में वेल इक्विप्ड हो जाता है। समय तो लगता ही है, लेकिन बिहार ऑन प्रोसेस है इस मामले में। लेकिन आप विकास की बात करते हैं, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब भी आप लोग चुनाव में जाते हैं पुरानी बात को ही याद करते हैं, कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार देखिए। आप विकास के मुद्दे पर क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा, तब पुरानी बात को क्यों याद करते हैं? अच्छा, हम पूर्णिया आएंगे तो काहे नहीं बोलेंगे कि तेजस्वी यादव के यहाँ के सांसद जननायक कैसे कह दिए? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि चुरा लिए, ये नहीं बोले भाई? बताइए, बिहार में कानून व्यवस्था पूर्णिया में ठीक है, यहाँ के एमपी को लॉरेंसे बिश्नोई गैंग धमकी देता है, ये नहीं बोलेंगे? हम बोलेंगे ना भाई। तुलना तो सब करेगा, तुलना करने का अधिकार हमको है। और पुरानी बात इसलिए हम याद दिलाते हैं कि जो नए विपक्ष के नेता हैं वह यह नहीं कहते कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद, वो कहते हैं लालूवाद विचारधारा है। तो लालूवाद का जो खौफनाक मंजर है वो तो हम बताएंगे, वो अच्छा लगे या खराब लगे। जहां जाते हैं, मैंने हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये बोलेंगे ना विवेका जी कि भाई माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, आप अपना गांव में रोड बनाए थे, अपने गांव का मुख्य सड़क से जोड़े थे, जहां वोट डाले थे वहां, जहां वोट डालते हैं वहां पर हम ही ना गली बना दिए। तो आप कौन गए? निपे के नपोते के कौन काम किए हैं आप? अब बिजली भी हम ही पहुंचाए, देख लीजिए। अब बिजली का सब्सिडी भी नेताजी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं और ढकर भी नहीं रहे हैं। ठीक कैसे चलेगा? आप लोग तो पुराने दौर की बात इसलिए याद करते हैं, जैसा कहा जाता है कि आप लोग वोट ले, डरा करके लोगों से वोट लेना चाहते हैं। अब देखिए, 2 बात है। अब 2 हम सुनते रहते हैं
एक तो डराने की बात कहेगा, एक वो नकलची कहता है। अब दोनों का एक का जवाब दे दिए। अब बताइए तो जो नकलची कह रहा है उनका जन्म हुआ था जब हम बेटी को साइकिल दे रहे थे, जब हम पंचायती राज में आरक्षण दे रहे थे, बेटा को साइकिल दे रहे थे, उस समय इन लोग का राजनीति में जन्म हुआ था। फुलवरिया गांव में हम कल वहीं से आए हैं, जरा पूछ लीजिए, पता लगा लीजिएगा, वहां अपना मकान का घेराबंदी करा लिए, लेकिन कब्रिस्तान हम ही घेरे हैं। फुलवरिया का कब्रिस्तान हम ही घेरे। राबड़ी देवी उच्च विद्यालय सेलार कला में बना है, जिंदे में बना दी राबड़ी देवी जी ने, तो 16 कमरा हम बनाए, मास्टर हम बहाल किए। तो वो सब याद नहीं दिलावेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? 4.5 रुपया हम चरवाह विद्यालय में पढ़ाइएगा, चरवाह बनाइएगा, हम 5 रुपया में इंजीनियर बना रहे हैं, तो नहीं बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे भाई? आपने नकलची की चर्चा कर ली, आपने सही किया। तेजस्वी यादव ने कुछ समय पहले 6-7 महीना पहले उन्होंने ऐलान किया था कि हम सरकार में आएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो बिहार में महिलाओं लड़कियों को 2500 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। आप चुप रहे और आनंद फानन में चुनाव से ठीक पहले आपने एक बड़ी घोषणा कर दी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कई ऐसी घोषणाएं की जो सीधे तौर पर ऐसा लगता है कि डायरेक्ट तौर पर मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है। कई ऐसी योजनाओं की जिसकी आपने घोषणा की है। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कहते हैं, चाहे वो युवा आयोग बनाने की बात हो, कई शिक्षा विभाग में जो योजनाएं आपने लागू की हैं, तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि आपने नकल किया है। अच्छा, तो हमको बताइए, आपका तो शकल अच्छा है, झारखंड में सरकार में भी शामिल है ना? बिल्कुल। कर्नाटका में भी आप हैं, तेलंगाना में भी आप हैं। तो कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना है, हिम्मत है तो राहुल गांधी से पूछे हूं। और गृह लक्ष्मी योजना की सच्चाई क्या है? ऐसा सुना है कोई योजना भाई कि जिसके घर की मुखिया महिला होगी उसी को ये योजना का लाभ दिया जाएगा? माई बहन योजना है, सबके लिए लागू करने की बात थी चुनाव के पहले झारखंड में। ज्यों ही सरकार बना तो बैरियर लगा दिया, उसमें बैरियर, डिफरेंट बैरियर लगा करके। और हम लोगों ने जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया, योजना लागू किया। अच्छा, इनके प्रण में कहां लिखा हुआ है? इनका एक प्रण है, क्रिया खाए थे जनता के बीच कि हम आएंगे तो ये सब काम करेंगे, तो प्रणमा में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये सब। लेकिन चलिए, उसके बावजूद हम बोल रहे हैं, हम लोगों ने लागू किया तो कोई बैरियर नहीं। समाज का हर तबका का व्यक्ति, वह किसी धर्म, समुदाय, जाति का हो, यूनिवर्सल लागू कर दिया। लेकिन सवाल यहीं पर है नीरज जी कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा अब आ रहे हैं ना, जरा सा ये भी जानिए ना, सबको जानना है, पूर्णिया का लोग नहीं जानेगा तो गड़बड़ा जाएगा सब। ये बताइए, बिजली का हम लोग 125 यूनिट फ्री करते हैं, और इस घोषणा के साथ कि 125 के बाद जो भी बिजली आपका विपत्र आएगा उसमें सब्सिडी देंगे। आज झारखंड में एक हथकड़ी वाला के बेउर जेल से ले गए थे, वो फोटोवा होगा मेरे गाड़ी में, ओकरा लेके गए थे नॉमिनेशन कराने के लिए, बाप बेटा सब मिल के। बालू माफिया है सुभाष यादव, उसके नॉमिनेशन में गए थे। लग रहा था जैसे ही सामाजिक परिवर्तन के नायक बने हुए हैं, उनके नॉमिनेशन में हथकड़ी लगल है, अब बगल में समाजवाद का भाषण हो रहा है। तो अब वहां क्या स्थिति है? 200 प्लस 1 यूनिट हुआ आपका तो सारा पैसा आपको लग जाएगा। तो आप झारखंड वाला मॉडल लागू करना चाहते हैं क्या यहां? हम तो किए, और यह भी कहे कि 3.5 वर्ष में 100% हम पैसा देंगे, हर एक घर को हम सोलर प्लांट से आच्छादित करेंगे। अब एक एक योजना पर आप जाइए ना, हम कह रहे हैं कि आपको यहां बोल रहे हैं, और जहां सरकार में शामिल है झारखंड में तो है ना भाई, मंत्री है ना आपका, तो काहे नहीं लागू करा देते हैं? लेकिन नीरज कुमार जी, आप फ्री की बात कर रहे हैं, आप कई योजनाओं की चर्चा, आपने बिजली फ्री की बात की, लेकिन यही नीतीश कुमार तो बार बार कहते थे कि फ्री पर हमें विश्वास नहीं है, बिजली उपभोग करिए, बदले में आप पैसा दीजिए। तो अचानक चुनाव से पहले फ्री की बात कहां से आती? अब देखिए, इसी को मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी और दूसरे राजनेताओं में क्या अंतर है? नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट से बिजली के अधिभार से मुक्त किया, लेकिन इस कार्य योजना के साथ कि आगामी 3.5 वर्ष में 100%
राज्य सरकार खर्च वहन करेगी, सोलर एनर्जी से हम आपको आच्छादित कर देंगे, और जो बिजली बचेगा वो ग्रिड को बेच दीजिए, आपको व्यक्तिगत लाभ भी होगा। दूसरे तरफ 200 यूनिट फ्री कर देंगे और 201 पर मुड़ी काट लेंगे। यही अंतर है। नीतीश कुमार जी दीर्घकालिक सोच वाले राजनेता हैं, यही अंतर दूसरे लोगों में है। नहीं तो हमको बताइए ना कि क्या बीपी कई को झारखंड सर्विस कमीशन एग्जाम लिया अभी तक? 5। तो वहां झारखंड में आदमी नहीं है, वहां के बच्चों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना चाहिए? तो जहां सरकार में शामिल है वहां कुछ कर नहीं पाते, जब यहां सरकार में शामिल होते हैं तब 5-5 विभाग अपने रख लेते हैं, उसके बाद झंझट में पड़ जाते हैं। अब झंझट में पड़ जाते हैं, बार बार नाम लिखवाते हैं, बार बार गड़बड़ा जाते हैं, तो क्या करें हम? लेकिन नीरज कुमार जी, सवाल यहीं पर फिर से है कि 2005 में नीतीश कुमार चुनाव लड़े, ठीक है, उसमें सरकार में नहीं थे। 2010 में सरकार में रहते, मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़े। 2015 में वही स्थिति रही, सरकार में रहते चुनाव लड़े। 2020 में भी मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़े। लेकिन इस तरह की घोषणा कभी उन्होंने फ्री वाली राजनीति नहीं की थी। आखिर 2025 में नीतीश कुमार को फ्री वाली राजनीति, पैसे वाली राजनीति, हर महिला के खाते में 10,000 रुपये देने हो, या फिर कई अन्य योजनाएं हैं, या फिर बिजली फ्री की बात करी, आखिर फ्री के फार्मूले पर नीतीश कुमार को क्यों आना पड़ा? देखिए विवेका जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को ठीक से देखिए। 2005 में नीतीश कुमार जी आते, हम एक उदाहरण के साथ बताना चाहते हैं। अगला कदम क्या होगा ये धरती पर कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज में आरक्षण दिया, हम एक बेटी का रोल मॉडल मान के चल रहे हैं। अगला कदम साइकिल देंगे किसी को बोले, मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, हमारे सांसद रहे हैं और मैं गवाह हूं। मोकामा में एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी, उनसे मिल करके लौट रहे थे, मोर हाई स्कूल के पास पानी पड़ रहा था, तो बच्चा सब जा रहा था, लड़का सब, तो एक बैग मुख्यमंत्री जी ने काफिला रोका, वो सबको बुलाए, तो स्वाभाविक डर गया कि सीएम का काफिला है, कैसे जाए वहां। कह इधर आओ इधर आओ, मगही भाषा में बोले, कहे कि से साइकिल नहीं है, तो हमारा साइकिल कहाँ मिला है, साइकिलवा तो खाली अपने बेटी के दहिए। तो कल कहीं जाओ जाओ, ठीक है जाओ 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 स्कूल जाओ। और मेरे सामने अंजनी बाबू को उन्होंने फोन किया, बिल्कुल, कि बेटा का जरा मूल्यांकन करिए, तो बेटा को अगर साइकिल दे तो कितना पैसा लगेगा। मैं ये कह रहा हूं, ये सेकंड फेज हुआ। थर्ड फेज में नीतीश कुमार जी नहीं बोले अगला कदम क्या करेंगे, बेटी को स्कॉलरशिप दे दिए। फोर्थ फेज में नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा कि हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिए। और जीविका की दीदी का आप देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेके 2006 से हम स्ट्रेंथन करना उसको शुरू किए। अब जब इसको कर रहे हैं तो कह रहा फ्री में बांट रहे हैं। अरे बेटियों का सशक्तिकरण, अगर 2024 का भी आप रिजल्ट निकाल के देख लीजिए, सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट हमारी पार्टी के कैंडिडेट को मिला। यही कारण से कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के सशक्तिकरण में के पर्याय माने जाते हैं। अब इसको आप फ्री साइकिल दे रहे थे तो फ्री नहीं था। नहीं, लेकिन एक चर्चा यह भी है कि चुनाव से ठीक पहले एनडीए की तरफ से, बीजेपी जेडीयू की तरफ से सर्वे कराया गया, और सर्वे में स्थिति एनडीए की खराब बनती गई, लिहाजा आप लोग अब फ्री वाली राजनीति पर उतर आए। 2015 में भी हमारा टाइम तय हो गया था कि कै बजे हम विधानसभा डेरा छोड़ेंगे, कै बजे वहां जाएंगे। जब तक नीतीश कुमार जी हैं और जब तक उनकी इच्छा है, तो जनता की इच्छा भी वही है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहें। बाकी सर्वे उर्वे तो करने का सबको अधिकार है। नहीं, आप मतलब बीजेपी की तरफ से किया गया, एनडीए की तरफ से नहीं, देखिए अब सर्वे के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा काम गांव गांव में बोलता है। लालू जी के गांव भी बोलता है और तेजस्वी यादव के भी क्षेत्र में बोलता है, तो हम तो काम के बदौलत जाएंगे। मतलब 2025 फिर से नीतीश यह तय है? तो इसमें कोई वैकेंसी है? इनमें कहाँ कोई झंझट है? लेकिन बीजेपी कहाँ कह रही है? बीजेपी तो नहीं कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के बाद विधायक। मैं आपको बता देता हूं, विजय निषाद जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको स्मरण होगा, ऑन रिकॉर्ड हम आपके चैनल पर आज बोल रहे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, 43 सीट पर हमारी पार्टी चली आई। इस सच है? बिल्कुल।
हम इस सच को नकारते नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी, नेता सुशील मोदी जी थे जिनका मैं सम्मान करता हूं, पूरा बिहार सम्मान करता है। सुशील जी ने वहीं पर एक अन्य मार्ग में आप समझिए कि बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना गया, सबको याद होगा। सुशील जी ने इस्तीफा दिया और रेणु जी और तारकिशोर जी ये दोनों विधायक दल के नेता चुने गए। 3 बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का पद नहीं ग्रहण करूंगा, ये आप जिसको भी बनाइएगा हम समर्थन को तैयार हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के लोग लगातार इस बात को कहते रहे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने कहा है कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आपको ही ये जिम्मेवारी ग्रहण करना होगा। तब 2500 में तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव का परिणाम जब हमारे पक्ष में आएगा तो स्वाभाविक है ना भाई, ये तो स्वाभाविक चीज है। आपने सीमांचल की बात की, हम लोगों ने चर्चा की। सीमांचल में आप लोगों ने काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया। नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि मुसलमानों का वोट आरजेडी ने लिया लेकिन काम नहीं किया। हमने अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग आज भी जेडीयू को वोट नहीं करते हैं। यह मलाल तो जेडीयू को हमेशा रहता है। देखिए, हम वोट की चिंता नहीं, वोटर की चिंता करते हैं। लेकिन सीमांचल का पिछला विधानसभा चुनाव परिणाम निकाल लीजिए, हमको लगता है 21 या 22 सीट हम लोग जीते थे। 7 सीट महागठबंधन शायद जीता था, अब 5 सीट AIMIM जीता था। बिल्कुल। तो इसका मतलब हमने ना ज्यादा वोटवा दिया। अगर ज्यादा सीट हमारा जीता है सीमांचल के इलाके में, तो इसका मतलब हमारे खाते में उपलब्धि गई। और देखिए, आदमी वही होता है जो आने वाली पीढ़ी भी उसको याद करेगी। तब पैगंबर क्या कहें, रूह को सुकून देने के लिए ना, कि जमीन घेराबंदी करने के लिए। आप 2020 की चर्चा, लेकिन 2024 में स्थिति क्या रही? किशनगंज हार गए आप, पूर्णिया हार गए आप कटिहार हार गए। उसका अलग अलग 30 सीट जीत गए, हमको 3 नंबर के पार्टी कह रहा था, 12 गो सांसद हो गया। इसलिए सीट उठ तो तात्कालिक कारण से, कुछ एक कारण से, लेकिन सर झुका करके हम वोट नहीं मांगते। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय का लोग हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हमने काम किया है इसलिए हमको वोट चाहिए। वोट देना नहीं देना लोगों का अपना मामला है, उस पर तो हमारा अधिकार है नहीं। इन दिनों एक और चर्चा चल पड़ी है, और चर्चा आपके सहयोगी दल की तरफ से की जा रही है, जो आपके पार्टनर हैं। बिहार की जनता बुला रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, वो चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से की जा रही है। नहीं तो हाले क्रिया खाए बयान दिए कि नहीं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। हमको तो जहां तक स्मरण है, और देखिए 2 पार्टियां महत्वपूर्ण हैं और हमारी सहयोगी पार्टी सब महत्वपूर्ण है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सब मिल के बोले थे, हमको लगता है जहां तक याद है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इस बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दी। और हमको लगता है कि अभी जितना एनडीए का सम्मेलन हो रहा है, सब में तो माने उनकी पार्टी के भी प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, सब मिलके खुला मैदान में क्रिया संकल्प ले रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। क्रिया खाने के बाद फिर से क्यों डिमांड हो रही है कि चिराग? अभी हमरा समझ में नहीं आता है भाई, हम एकदम सीधा सीधी वाला तीर वाला पार्टी के हैं, हम एकदम सीधा सीधी बोलते हैं। सीधा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। तमाम सहयोगी पार्टियों ने यह तय कर लिया है, जिसको मर्जी करे, हम आपके चैनल के माध्यम से यह भी अनुरोध करेंगे, जिसको जहां मर्जी करे, अपने अपने गांव का विकास, जिनको 45-50 साल राज करने का मौका मिला, 15 साल राज करने का मौका मिला, हम जगह बहस का तय कर लीजिए। आप क्या क्या काम किए अपने गांव में, हम क्या क्या आपके गांव में काम कर दिए, हमको यही तुलना करना है और कुछ नहीं करना है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पटना से चल करके पूर्णिया आए और सीमांचल की बात की। पटना से पूर्णिया तो ये किए, कस्बा में जाम था, लेकिन देखिए नीतीश कुमार जी ने ऐसा रोड बनाया कि अंदर अंदर गूगल में डाले, अब पहुंच गए पूर्णिया, जामे नहीं पकड़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।